चलिए सभी छात्र छात्राओं को नमस्कार। ज्ञानधारा चैनल पे आप सभी का स्वागत। स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रपति टॉपिक चल रहा था, स्टार्ट से आपको पढ़ाएंगे। राष्ट्रपति का जब जिक्र होता है तो नाम हो जाता है राष्ट्रपति, यानी कि राष्ट्र का सबसे बड़ा संवैधानिक प्रतिनिधि उसे राष्ट्रपति कहते हैं। देश का सबसे बड़ा संवैधानिक प्रतिनिधि उसे कहते हैं राष्ट्रपति। संविधान में अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद का प्रावधान है। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति शब्द का प्रावधान है। राष्ट्रपति का मतलब देश का प्रथम नागरिक, तीनों सेनाओं का कमांडर, तीनों सेनाओं का प्रमुख, संवैधानिक प्रतिनिधि। हाँ, अब बात आती है, ये जो राष्ट्रपति शब्द है इंग्लिश में इसको कहते हैं प्रेसिडेंट। क्या कहते हैं? प्रेसिडेंट। गंभीरता से पढ़ना है, महत्वपूर्ण परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है, बार बार पूछा जाता है। प्रेसिडेंट कहाँ से लिया गया है? यूएस, ब्रिटेन से। नोट कर लेना है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यूएस ब्रिटेन से प्रेसिडेंट शब्द को भारत के संविधान में ग्रहण किया गया है, लिया गया है, कॉपी किया गया है। जब संविधान सभा का गठन हुआ तो इस पे चर्चा हुई, बहस हुई कि भाई आखिर हमने प्रेसिडेंट शब्द ले तो लिया है ब्रिटेन से, अब इसको हिंदी में क्या बोले। तो इसमें तमाम नामों का सुझाव तमाम नेताओं द्वारा दिया गया। किसी ने नेता शब्द दिया, किसी ने कर्णधार शब्द दिया, किंतु अंततः क्या हुआ? राष्ट्रपति पर सहमति बनी। ठीक है, राष्ट्रपति शब्द पर सहमति बन गई और तभी से प्रेसिडेंट को भारतवर्ष में हिंदी में राष्ट्रपति बोलते हैं। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट बिंदु हैं, नोट कर लेना है। 52 हो गया। अब पद के बारे में, ये तो पद हो गया, पद का जिक्र है इसमें। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं योग्यता की, है ना? क्योंकि किसी के कोई पद में कोई वैकेंसी है तो उसके बाद में योग्यता ही दूसरा पैमाना होती है। योग्यता क्या होनी चाहिए? एक सामान्य योग्यता है। कोई आप चुनाव लड़ना चाहिए, चाहे पंचायत का हो, चाहे लोकसभा का हो, चाहे राज्यसभा का हो, विधानसभा का हो, विधान परिषद का हो, या तमाम जो अन्य चुनाव होते हैं, निकाय चुनाव हो, उन सभी चुनाव में एक अनिवार्य शर्त होती है, सबसे बड़ी, वो होती है भारत की नागरिकता। यानी कि देश के नागरिक होने चाहिए। नागरिकता का प्रमाण ये है कि आपका यहाँ का वोटर कार्ड हो, आधार कार्ड हो, सारे साक्ष्य हो जो आपको प्रमाणित करते हो कि आप यहाँ के भारत के नागरिक हैं, इस राष्ट्र के रहने वाले हैं। ठीक है, उसके लिए एक ये भी कंडीशंस होती है कि वोटर लिस्ट में नाम हो, मतदाता सूची में नाम हो। यदि आप नागरिक हैं और मतदाता सूची में आपका नाम नहीं है तो आप चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। ये भी एक शर्त है, मतदाता सूची में नाम हो। क्या हो? ये दूसरी कंडीशंस है योग्यता के संबंध में, मतदाता सूची में नाम होना चाहिए, ठीक है। ये क्लियर हो गया। पहली योग्यता भारत के देश की नागरिकता होनी चाहिए। दूसरी योग्यता वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए, मतदाता सूची में नाम होना चाहिए। 2 योग्यताएं होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट करते जाना है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। पॉइंट नंबर 3, लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो। क्योंकि जो राष्ट्रपति होता है ना, वो लोकसभा कैबिनेट होती है, वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और
जो वैधानिक प्रतिनिधि है, संवैधानिक प्रतिनिधि है, वो राष्ट्रपति हैं। तो ऐसे मामले में यह अनिवार्य हो जाता है कि राष्ट्रपति जो चुना जा रहा है, जो संसद, उसमें लोकसभा का सदस्य चुनने की, निर्वाचित होने की योग्यता हो, काबिलियत हो, लोकसभा सदस्य चुनने की योग्यता हो, चुने जाने की योग्यता हो। ठीक है। 4, लाभ के पद पे ना हो, लाभ के पद पे ना हो। लाभ के पद का मतलब ये नहीं है कि आपका कोई बिजनेस कारोबार हो तो लाभ का पद है, लेकिन वो आपका बिजनेस है, आपका व्यापार है, ऐसे लाभ के दायरे में नहीं आते। लाभ का मतलब यह है कि आप सरकारी पद पे ना हो, सरकारी पद पे ना हो। ठीक है। एक कंडीशंस और भी जुड़ जाती है जब लाभ की बात आती है कि आप जनप्रतिनिधि भी ना हो, जनप्रतिनिधि ना हो। कोई व्यक्ति विधायक है या सांसद है, राज्यसभा में हो चाहे लोकसभा में हो, तो वो ये चाहे कि हम विधायक भी बने रहें, सांसद भी बने रहें और चुनाव लड़ने, तो ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ, वो चुनाव लड़ सकता है, लेकिन कंडीशन ये है कि उसको इस्तीफा देना होगा, इस्तीफा देना होगा। यदि लाभ के पद पे है तो इस्तीफा देना होगा। ठीक है। बड़ा ही चीज है, कॉन्सेप्ट इतना बड़ा नहीं है, पॉलिटिकल साइंस एकदम हलवा है, बस समझने का एक तरीके से इसको समझना है। पहला हो गया भारत का नागरिक हो, देश की नागरिकता होनी चाहिए। दूसरा हो गया वोटर लिस्ट में नाम हो, मतदाता सूची में नाम हो, पंजीकृत हो। जब चुनाव लड़ रहे हो तो जो लास्ट वोटर लिस्ट आती है उसमें आपका नाम होना चाहिए, लाभ के पद पे ना हो, और यदि है तो इस्तीफा दें, चुनाव लड़ें, लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखते हो, दिवालिया ना हो, पागल ना हो। ठीक है। दिवालिया ना हो और पागल ना हो, यानी कि मानसिक स्थिति अच्छी होनी चाहिए, पागल ना हो। यह हो गई कंडीशंस, यह हो गई कंडीशंस। योग्यता संबंधी पैमाने हो गए। भारत के नागरिक होने जरूरी हैं, वोटर लिस्ट में नाम होना अनिवार्य है, लाभ के पद पे ना हो, यदि हैं तो इस्तीफा दे दें, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की, चुने जाने की काबिलियत रखते हो, योग्यता रखते हो। ठीक है। दिवालिया ना हो और पागल ना हो, मानसिक स्थिति ठीक हो गया, योग्यता हो गई। हाँ, अब इसमें ये 35 वर्ष उम्र, 35 वर्ष उम्र काफी इम्पोर्टेंट है। इसमें यदि आप 34 वर्ष 11 माह 29 दिन के भी है ना, तो आप नामांकन नहीं कर पाएंगे, नामांकन खारिज। क्योंकि शर्त ये होती है निर्वाचन आयोग की, संवैधानिक जो शर्त है, उम्र संबंधी जो पैमाना है, उसमें ये नियम है कि जिस वर्ष में चुनाव होना है उस वर्ष की 1 जनवरी को जो उम्र संबंधी पैमाना है, जो मानक है, वो उम्र कंप्लीट होनी चाहिए। 1 जनवरी जिस वर्ष चुनाव हो रहा हो उस वर्ष 1 जनवरी को आप उम्र कंप्लीट कर लेते हैं जो चुनाव लड़ने के लिए चाहिए, तो आपका नामांकन हो जाएगा, आप उम्मीदवारी सुनिश्चित कर पाएंगे, अन्यथा नहीं। ठीक है। ये हो गया। कोई डाउट तो कमेंट बॉक्स में आप लोगों को लिख देना है, हम आपको कमेंट बॉक्स में समझाने का प्रयास करेंगे। योग्यता हो गया। ठीक है। पदकाल की बात कर लेते हैं। राष्ट्रपति का जो पद होता है वो 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष। सामान्य परिस्थितियों में, यानी परिस्थितियां सभी अनुकूल रहती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई अड़चन नहीं है, कोई रोड़ा नहीं है, तो आप 5 साल रहेंगे। यदि रोड़ा है, रोड़ा का मतलब कोई अवधान आ जाता है ना इसमें, जैसे कि मृत्यु हो गई, इस्तीफा दे दिया, या फिर महाभियोग मतलब जो राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया होती है, संसद के दोनों सदन के सदस्य इस पे वोट करते हैं, है ना, महाभियोग से हटा दिया जाता है। जब दोनों सदनों में अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है 2/3 बहुमत से, विशिष्ट बहुमत से, तो
तो राष्ट्रपति को हटा दिया जाता है, वो पद से हट जाता है, ऐसा समझ लिया जाता है, तो उस प्रक्रिया को महाभियोग कहते हैं। ठीक है, जटिल प्रक्रिया है, किंतु फिर भी यदि महाभियोग किसी राष्ट्रपति के अपोजिट पास हो जाता है, खिलाफ में पास हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में उसको पद से इस्तीफा देना होगा। तो ये 3 कंडीशंस हैं, मृत्यु होने पर, स्वतः इस्तीफा देने पर या महाभियोग की स्थिति में। ये कार्यकाल 5 वर्ष से कम हो सकता है। ठीक है, पक्का हो गया। पॉइंट को नोट करते जाना है और अच्छे से समझना है। एक बार में समझ में ना आए तो दोबारा पढ़ें, दोबारा रिवीजन करें। मैं आपको इस तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए, अब नियुक्ति पढ़ लिया था। क्या क्या पढ़ा? 52 में राष्ट्रपति शब्द का प्रावधान है, आर्टिकल 52 में। कहाँ से लिया गया है? यूएस ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? यूएस ब्रिटेन से लिया गया है। प्रेसिडेंट का हिंदी में क्या शब्द लेकर के आया गया संविधान में? राष्ट्रपति शब्द लेकर के आए हम लोग। ठीक है, संविधान सभा लेकर के आई। उसके बाद में राष्ट्रपति क्या होता है? तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है, देश का प्रथम नागरिक होता है, संवैधानिक सुप्रीमो होता है, प्रमुख होता है। ठीक है, उसके बाद में हमने आपको पढ़ाया था योग्यता 35 वर्ष उम्र होनी चाहिए, देश की नागरिकता हो, वोटर लिस्ट में नाम हो, मतदाता सूची में पंजीकृत हो, जब चुनाव लड़ रहे हो लास्ट सूची में होना अनिवार्य है, पागल ना हो, दिवालिया ना हो। ठीक है, और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखते हो, किसी योग्य हो कि लोकसभा का सदस्य एमपी बन सकते हो। और एक कंडीशंस और जो आपको फॉलो करनी है, चुनाव लड़ना है राष्ट्रपति का अनिवार्य है, वो ये है कि आप लाभ के पद पे ना हो। ठीक है, सरकारी पद पे ना हो या फिर जनप्रतिनिधि ना हो। यदि चुनाव लड़ना चाहते हैं तो इस्तीफा दे करके आपको आना पड़ेगा। जो हो गया था योग्यता संबंधी पैमाना। पद के विषय में मैंने आपको बताया, सामान्य तौर पे पद 5 वर्ष का है। यदि कोई व्यवधान ना आए, कोई लोड़ा ना आए, कोई अड़चन ना आए तो 5 साल आप राज करिए, गद्दी पर बैठे रहिए, कुर्सी पे मस्त रहिए। यदि अड़चन आ गई, अड़चन का मतलब है कि आपकी डेथ हो गई, तो आपने अपनी इच्छा से इस्तीफा दे दिया तो, और यदि आपके खिलाफ महाभियोग आ गया, संसद के दोनों सदन राज्यसभा लोकसभा ने विशिष्ट बहुमत से 2/3 विशिष्ट बहुमत से आपको हटा दिया, ठीक है, तो आपको इस्तीफा देना होगा। महाभियोग आया था आपके खिलाफ, तो ये 3 कंडीशंस है जब आपका पद 5 वर्ष से कम हो सकता है। ठीक है, उसके बाद में ये सब समझा पढ़ा। और अब अगला टॉपिक है नियुक्ति। नियुक्ति मतलब चुनाव। चुनाव कौन कराता है? केंद्रीय चुनाव आयोग। केंद्रीय चुनाव आयोग, केंद्रीय चुनाव आयोग चुनाव करवाता है। निर्वाचन, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। नोट कर लो ये पॉइंट। राष्ट्रपति का चुनाव केंद्रीय चुनाव आयोग करवाता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और इसकी निगरानी में होता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त। मुख्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। हाँ, कौन कौन भाग लेता है? भाई हम लोग तो राष्ट्रपति चुनते नहीं हैं, ऐसे कर लेते हैं। हाँ, विधायक का चुनाव, लोकसभा सांसद का चुनाव, और पंचायत के जो सदस्य होते हैं, प्रधान हो गया, बीडीसी हो गया, आपका इन सब का चुनाव हम लोग कैसे करते हैं? वोट के माध्यम से करते हैं। जनता वोट करती है। 18 साल से जो अधिक उम्र के हैं वो लोग वोट करते हैं। उसको क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष चुनाव। अप्रत्यक्ष चुनाव। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में क्या है, यहाँ जनता वोट नहीं करती, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि वोट करते हैं। जनता जिन्हें चुनती है ना, विधायक बनाती है और सांसद बनाती है, वो विधायक और सांसद, ठीक है, और एक जो प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि जो राज्य के विधायक होते हैं,
राज्यसभा के संसद को चुनते हैं वो भी इस चुनाव में हिस्सा लेते हैं, भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। ठीक है, ये जनता द्वारा जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्ष। ठीक है, और राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। कैसे होता है? अप्रत्यक्ष चुनाव, क्योंकि इसमें जनता भाग नहीं लेती, जनता के प्रतिनिधि चुनाव में हिस्सा लेते हैं। ठीक है, कौन कौन लेता है? इसमें जनता और इसमें जनता के चुने हुए प्रतिनिधि। कौन कौन से प्रतिनिधि हो गए? राष्ट्रपति के चुनाव में जो एक निर्वाचन मंडल बनता है, निर्वाचन मंडल। ठीक है, चलिए निर्वाचन मंडल समझ लेते हैं। निर्वाचन मंडल, इस निर्वाचन मंडल में कौन कौन होता है? ऐसे कर देते हैं इसको। हाँ, संघ हो गया ना, इसमें केंद्र हो गया। हाँ, ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों के विधायक, केंद्र शासित प्रदेशों के विधायक, ये लोग होते हैं निर्वाचन मंडल में। लोकसभा सांसद होता है, राज्यसभा सांसद होता है, राज्यों के विधायक होते हैं और केंद्र शासित प्रदेशों के विधायक होते हैं। विधान परिषद सदस्य नहीं होते, मनोनीत सदस्य भी हिस्सा नहीं लेते, उनको भी वोट का अधिकार नहीं है। नोट कर लो, लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों के विधायक और केंद्र शासित प्रदेश के विधायक निर्वाचन मंडल का हिस्सा होते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन लोग वोट करते हैं? लोकसभा का सांसद यानी कि हमारा MP, हमारा विधायक, राज्यसभा के सांसद और केंद्र शासित प्रदेशों के हमारे विधायक। ठीक है, चलिए कितने लोकसभा में कितने विधायक सांसद हैं? 545 है कुल है। कुल लोकसभा में कुल 545 विधायक, 2 मनोनीत माइनस कर देंगे, 2 मनोनीत वोट कितने करेंगे? 543, क्योंकि 543 की तो जनता ने चुने हैं, ये 2 मनोनीत है। तो मैंने आपको बताया ना ये, ठीक है, जनता के प्रतिनिधि वोट कर रहे हैं, ये तो मनोनीत किया गया है, तो ये वोट का अधिकार इसको नहीं है। तो 543 लोकसभा के हो गए। राज्यसभा में कितने हैं? 245, इसमें से मनोनीत कितने हैं? 12 मनोनीत। नोट कर लेना, राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। अभी हम आपको बताएंगे कि ये 12 सदस्य किन किन क्षेत्रों से मनोनीत होते हैं। ठीक है, तो 233 ये कुल मिलाकर के हो गए हैं 776। लोकसभा और राज्यसभा के 776, लोकसभा और राज्यसभा के 776 जो है सांसद निर्वाचन मंडल का हिस्सा होते हैं। हाँ, अब समझ लेते हैं जो 12 मैंने आपको बताया, 12 राज्यसभा के जो मनोनीत थे, मनोनीत राज्यसभा, वो इनको कौन मनोनीत करता है? मनोनीत करता है राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। किसकी सलाह पे? मंत्रिमंडल। कौन सा मंत्रिमंडल? केंद्रीय मंत्रिमंडल। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल नामों की सिफारिश करता है कि भाई महामहिम जी, कृपया आप इन लोगों को राज्यसभा का मनोनीत सदस्य नियुक्त कर दीजिए। ठीक है, राष्ट्रपति कर देता है, राष्ट्रपति करता है, उसको करना ही है। जब मंत्रिमंडल दे देगा ना लिखित में कि कर दीजिए, तो राष्ट्रपति कर देगा। हाँ, अब बात ये होती है किन किन क्षेत्रों से होते हैं ये, यहां समझ लेते हैं। हाँ, साहित्य से हो गए, कला साहित्य, समाज सेवा से हो गए और विज्ञान से हो गए। कला, साहित्य, समाज सेवा और विज्ञान, इन क्षेत्रों से ये 12 सदस्य जिन्होंने इन क्षेत्रों में विशिष्ट ख्याति प्राप्त की है, अच्छे उल्लेखनीय कार्य किए हैं,
उनको बतौर राज्यसभा का मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है। किसकी सलाह पे? कैबिनेट मंत्रिमंडल की सलाह पे। और कैबिनेट मंत्रिमंडल का हेड कौन होता है? देश का प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, तो समझ लिया आपने। यदि परीक्षा में पूछा जाए ना कि 12 सदस्य किन क्षेत्रों से राज्यसभा के मनोनीत किए जाते हैं, तो आपको बता देना है कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र से ये 12 सदस्य होते हैं। मंत्रिमंडल, केंद्रीय मंत्रिमंडल नामों की सिफारिश करता है और राष्ट्रपति इनको मनोनीत कर देता है। बस सीधी सी बात। चलो 776 ये हो गए। अब राज्यों की बात कर लेते हैं। राज्यों के हो गए 4032, 28 राज्य प्लस 2 केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश हो गए 2, ठीक है, 28 राज्य हो गए। ये कुल है 4032। 4032 प्लस 776 इतने होते हैं कुल। इतने कुल जो है ये निर्वाचन मंडल में होते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं। ठीक है, चुनाव में कोटा क्या होता है? जैसे जो प्रत्यक्ष चुनाव होता है, जनता जिनमें वोट करती है, वोटर वोट करता है, उनमें क्या होता है, जिसको एक भी वोट ज्यादा मिल गया ना, एक भी वोट ज्यादा मिलता है वो जीता, वो जीत जाता है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ ना प्रत्यक्ष में कहते हैं भाई जीतना चाहिए भले एक वोट से जीते, किंतु वहां यहाँ वो फार्मूला लागू नहीं होता ना। यहाँ सिस्टम ये है कि यहाँ एक कोटा होता है, कोटा निर्धारित कोटा होता है। राष्ट्रपति के चुनाव का एक निर्धारित कोटा होता है, वो है 100। ये नहीं है, ठीक है, 100 + 2 + 1, ठीक है, तो आ गया 50 + 1, 50 + 1, 50 + 1, 50 + 1, 50 + 1 वोट जिसको मिलेगा वो चुनाव जीतेगा, वो राष्ट्रपति निर्वाचित होगा। यह है निर्धारित कोटा। ठीक, हाँ, समानुपातिक प्रणाली। समानुपातिक प्रणाली है, सबकी बराबर भूमिका है, केंद्र की, राज्य की। ना तो अकेला राज्य राष्ट्रपति चुन सकता है क्योंकि कोटा 50 + 1 है, और ना तो राज्य चुन सकता है। दोनों की अपनी अपनी भूमिका है। ठीक है, तो समझ लेते हैं। हाँ, सिस्टम क्या है कि समानुपात का मतलब यह है कि जिस राज्य में जितनी संख्या का वहां का प्रतिनिधित्व कर रहा है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व। यहाँ पे प्रणाली नहीं है, यहाँ पे प्रतिनिधित्व है, सॉरी, प्रतिनिधित्व, समानुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था होती है। जैसे मान के चलो असम, आप वहाँ चले जाओ मिजोरम में, वहाँ 40,000 50,000 के निर्वाचन क्षेत्र हैं विधायकों के, और उत्तर प्रदेश आ जाओ 4 लाख 4.5 लाख 5-5 लाख तक के जो है वोटरों का एक आपको क्षेत्र मिलेगा, एक विधानसभा एरिया मिलेगा। तो यदि सबका मूल्य बराबर तय कर दिया जाए या सबकी कीमत बराबर रख दी जाए कि भाई मिजोरम का एक विधायक और यूपी का एक विधायक बराबर, तो ये तो सरासर गलत बात हो जाएगी, अन्याय हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, यहाँ इसीलिए कहा गया है कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था होगी। जो विधायक या जो लोकसभा का सदस्य जितने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेगा उसकी कीमत वोटों के आधार पे, उस राज्य की जनसंख्या के आधार पे तय होगी। विधायक
सांसद के वोट की वैल्यू राज्य की, सांसद नहीं सॉरी विधायक की बात हो रही है। विधायक के वोट की वैल्यू, विधायक के वोट की कीमत उस राज्य की जनसंख्या के आधार पे तय होगी, जनसंख्या के आधार पे तय होगी। जैसे मिजोरम, दिल्ली हो गया, तमाम ऐसे प्रदेश, नागालैंड हो गया, जिनकी अपनी आबादी कम है राज्यों की, और वहाँ की विधानसभाओं में 30,000, 40,000, 50,000 एक एक निर्वाचन क्षेत्र में वोटर हैं, तो उसी हिसाब से विधायकों की जो वोट की वैल्यू है, वोट की कीमत है, वो तय की जाएगी। यहाँ एक फार्मूला है, 1971 की जनगणना को आधार माना जाता है। जब हम किसी भी राज्य के विधायक की वोट वैल्यू निकालेंगे तो 1971 की जनगणना को आधार मानेंगे। 1971 में जैसे उत्तर प्रदेश के विधायक की जो वैल्यू थी, उत्तर प्रदेश राज्य की जो कुल आबादी थी, कुल संख्या थी, वो 8,86,000 के लगभग थी। ठीक है, अब करना क्या है, उस राज्य की 1971 में जो जनसंख्या थी उसको 1,000 से उसको राज्य के विधायकों से भाग देना है, विधायक संख्या से भाग देना है, और उसके बाद जो संख्या प्राप्त होगी उसको क्या करना है, 1,000 से भाग दे देना है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, विधायक के वोट की वैल्यू कैसे निकालेंगे। जिस राज्य के विधायक की वोट की वैल्यू को निकालना है, उस राज्य की 1971 की कुल जो जनसंख्या थी उसको नोट करेंगे। उसके बाद में उस राज्य में कितने विधायक हैं उसको उससे भाग दे देंगे। विधायक संख्या से 1971 में जो जनसंख्या थी उसको भाग दे देंगे। जो संख्या प्राप्त होगी उसको 1,000 से भाग दे देंगे, और फिर जो हमें एक संख्या प्राप्त होगी, जो अंक प्राप्त होंगे, वो उस राज्य के एक विधायक की वोट वैल्यू होगी। ठीक है, ऐसे समझ लेते हैं। मैंने यहाँ पे बताया था कि 8,86,00,000 के लगभग उत्तर प्रदेश की संख्या थी, जनसंख्या थी। इसको 403 से भाग दिया गया। यहाँ पे जो हमको संख्या प्राप्त होती है वो लगभग 4,08,000 से ऊपर प्राप्त होती है। इसको जब हम 1,000 से भाग देंगे 2,86,000 प्राप्त होती है। जब हम इसको 1,000 से भाग देंगे तो हमें जो संख्या प्राप्त होगी वो 208 प्राप्त होगी। 208 प्राप्त होगी। 8,86,00,000 को 403 से भाग करना है। जो संख्या प्राप्त होगी उसको हम 1,000 से भाग दे देंगे, और अंततः उत्तर प्रदेश के एक विधायक की वैल्यू जो है, वोट की कीमत, वो 208 आती है। मिजोरम को 1971 की जनगणना को आधार मान के जब इस प्रक्रिया के तहत हम आगे बढ़ते हैं, राज्य की जनसंख्या को विधायक संख्या से भाग देते हैं, और जो संख्या प्राप्त होती है फिर हम क्या करते हैं, फिर हमको क्या करना है, उस संख्या को 1,000 से भाग दे देंगे। जो संख्या प्राप्त होगी वो विधायक की वोट वैल्यू, तो यहाँ मिजोरम में 7 हो गई। ठीक है, दिल्ली में 75 है। तो इसी तरीके से हर राज्य की जनसंख्या को इस फार्मूले के आधार पर जब हम उसकी विधायक की वोट वैल्यू निकालेंगे तो जो संख्या में प्राप्त होगी वही विधायक की वोट वैल्यू है उस राज्य की। ठीक है, इस फार्मूले के आधार पे हमें जो है राज्य के विधायकों की वोट वैल्यू को निकालना है। चलिए अब समझ लेते हैं कैसे क्या करना है। राष्ट्रपति का एक निर्धारित कोटा होता है,
कि जिसको 50+1 वोट मिलेगा वो राष्ट्रपति निर्वाचित होगा। समानुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था है। जिस राज्य के विधायक जितने अधिक जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेंगे, यानी उनकी विधानसभाएं बड़ी होंगी, तो उनके वोट की कीमत भी ज़्यादा होगी। ऐसे नहीं, उसका भी एक फार्मूला है कि उस राज्य की जो जनसंख्या है उसके लिए 2011 और 21 की जनगणना को आधार नहीं माना जाएगा, 1971 की जनगणना को आधार मानेंगे। 1971 में जो जनसंख्या थी उस जनसंख्या को जिस भी राज्य के विधायक की वोट वैल्यू को निकालना है, समझना है, उस राज्य के कुल विधायकों की संख्या से उसको भाग दे देंगे। फिर हमें जो संख्या प्राप्त होगी, एक भारी भरकम संख्या फिर भी हो सकती है, फिर हमको क्या करना है, उस संख्या को 1000 से भाग देना है। पहले 1971 की जो जनसंख्या रहती है, जो भी रही हो, जैसे मान के चलिए किसी राज्य की 10,000 है, फिर उसको क्या करना है, वहाँ 10 विधायक है उस राज्य में, 10 से भाग कर दो, हमको कितना प्राप्त हुआ, 1000 प्राप्त हुआ। अब क्या करना है, 1000 को हम 100 से भाग दे दें, 1000 से कर दें तो 1 हो गई, विधायक की वोट वैल्यू 1 हो गई। ठीक इसी फार्मूले के आधार पे हमें प्रत्येक राज्य के प्रत्येक विधायक की वोट वैल्यू को निकालना है। जैसे हमने उत्तर प्रदेश को समझा, 208 आई, मिजोरम को समझा 7 प्राप्त हुआ, दिल्ली को समझा 75 प्राप्त हुआ। ऐसे प्रत्येक राज्य के विधायक की वोट वैल्यू को हम निकाल सकते हैं। चलिए अब ये समझ लेते हैं कि चुनाव कैसे होता है। हाँ, अब एक कंडीशन और भी है, नामांकन प्रक्रिया। नामांकन प्रक्रिया, जब उम्मीदवार पर्चा भरेगा, नामांकन करेगा, तो उसके लिए 2 शर्तें हैं। 2 शर्तें। अभी आप प्रधानी का चुनाव लड़ने जाओ ना, तो वहां भी 2 शर्तें होती हैं। पहली शर्त क्या होती है कि एक प्रस्तावक होना चाहिए, और दूसरी शर्त क्या होती है कि आपको जमानत राशि जमा करनी होगी। जमानत राशि जमा करनी होगी। अभी हम आपको जमानत राशि भी समझाएंगे कि जमानत राशि क्या होती है। तमाम हमारे छात्र छात्राएं कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये जमानत राशि क्या है ना, अपराध से जुड़ा हुआ विषय सब तो मालूम पड़ता है। ऐसा नहीं है, हम आपको इस कॉन्सेप्ट को समझाएंगे इसी टॉपिक। हालांकि ये टॉपिक बड़ा हो रहा है, फिर भी हम 8 से 10 मिनट इसको खींचेंगे और आपको ये सब जो है नामांकन प्रक्रिया और जमानत राशि ये आपको पढ़ाएंगे। और आगे जो है फिर हम आपको कल कैसे चुनाव होता है, कैसे वोटों की गणना होती है, और राष्ट्रपति का कैसे शपथ ग्रहण होता है, कौन करवाता है, और उसके कार्य क्या है, ये हम आपको विस्तार से समझाएंगे। अभी समझ लेते हैं नामांकन प्रक्रिया। जब कोई उम्मीदवार जा रहा है, भैया हम चुनाव लड़ेंगे राष्ट्रपति का, पहुंच गया वहां पर्चा भरने, तो उसको 2 तैयारियां करनी ही होगी। वो अनिवार्य है, वो कंपलसरी है, संवैधानिक प्रावधान है। पहली क्या हो गया, हाँ, 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदन, उसको चाहिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदन। हाँ, इसमें एक बात और ध्यान रखनी है कि ये दोनों बराबर होनी चाहिए कि 50 विधायक और 50 सांसद। 50 प्रस्तावक और 50 जो अनुमोदक हैं आपके, उसमें से 50 विधायक होने चाहिए और 50 सांसद होने चाहिए। ऐसा भी है कि आप 100 सांसद कर लें चलेगा, लेकिन आप 100 विधायक नहीं कर सकते। विधायक और सांसद दोनों होने चाहिए 50-50। ठीक है, ये हो गया प्रस्तावक और अनुमोदक, यानी 100 प्रस्तावक अनुमोदक होने ही चाहिए। ठीक है, 25,000 जमानत राशि। आप सोच रहे हैं सर ये जमानत राशि, अभी बच्चों हम आपको समझाते हैं, क्लियर करते हैं जमानत राशि होता है। चलिए, जमानत राशि हो गया 25,000। जो दोनों शर्तें पूरी करेगा ना, ये
100 प्रस्तावकों की, सांसद और विधायकों के, और 25,000 जो जमानत राशि है फिक्स डिपॉजिट है वो हो जाएगा वैध कैंडिडेट, वैध उम्मीदवार, अन्यथा पर्चा खारिज, अन्यथा पर्चा खारिज। ये 2 पैमाने हैं वो आपको नामांकन प्रक्रिया के दौरान पूरे करने पड़ेंगे। 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक और 25,000 फीस जमा करनी पड़ेगी जमानत के तौर पे। चलिए इसी टॉपिक में हम आपको, जब जमानत राशि का जिक्र आ ही गया है तो जमानत राशि के विषय में भी संक्षेप में समझा देते हैं। ऐसा हम आपको समझाएंगे क्योंकि जमानत राशि सभी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछा जाता रहा है, तो हम आपको जमानत राशि को 4-5 बिंदुओं के माध्यम से समझा दें ताकि यदि किसी प्रतियोगी परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जाए तो आप इसका जवाब अच्छे से दे सकें। ठीक है, कवर कर सकें इसको। जमानत राशि, चुनाव। जमानत राशि वो राशि होती है जो एक उम्मीदवार चुनाव के नामांकन पत्र के साथ में जमा करता है, नामांकन पत्र के साथ जमा करता है। आखिर एक सवाल और भी है कि जमानत राशि की आवश्यकता क्यों पड़ी। दरअसल बात यह है कि जब देश आजाद हुआ तो 1951 में जब पहला चुनाव हुआ, संसदीय चुनाव हुआ, आम चुनाव हुआ, तो वहां उम्मीदवारों की भरमार हो गई। तो चुनाव आयोग ने विचार किया कि भाई अनसीरियस कैंडिडेट भी चुनाव लड़ रहे हैं, जिसका मन किया वो लड़ गया, भाई चलो 1000-500 खर्च कर लो, लड़ लो, पर्चा भर दो। तो अनसीरियस कैंडिडेटों की संख्या को कम किया जा सके, इसलिए चुनाव आयोग ने नामांकन फीस का प्रावधान किया, जमानत राशि की व्यवस्था करी। हाँ, यहाँ पे एक बात आपको पॉइंट नोट कर लेना है। 1951 में जमानत राशि थी 500 रुपए। कितनी जमानत राशि थी? 1951 में जब देश में पहला संसदीय चुनाव हुआ, आम चुनाव हुआ, उस समय एक जमानत राशि हुआ करती थी, वो थी 500 रुपए सामान्य वर्ग के लिए, और एससी के लिए 250 रुपए। एससी के लिए, एसटी के लिए यानी अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए यह 250 रुपए मात्र थी। ठीक है, 1951 में। अब कितनी है? 25,000। अब कितनी है? मैंने आपको अभी बताया ना, 25,000 रुपए है सामान्य वर्ग के लिए, और एससी एसटी के लिए 12,500 रुपए, 12,500 रुपए। ठीक है, चलिए जमानत राशि समझ लेते हैं। हाँ, आपको मैंने बताया कि जब आप पर्चा भरते हैं, नामांकन करते हैं, उस समय आपको ये डिपॉजिट राशि देनी पड़ती है, तो उसको ही जमानत राशि की संज्ञा दी जाती है, जमानत राशि का नाम दिया जाता है। ये जमानत राशि वापस भी हो जाती है और वापस नहीं भी होती है। अब इस कंडीशन को समझ लेते हैं कि ये आप किन कंडीशन को पूरा करें तब जमानत राशि आपकी वापस होगी। यदि आप जीत जाए, यदि आप चुनाव जीत जाए, पहला तो यह हो गया यदि आप चुनाव जीत जाए, और दूसरा यह है यदि आप कुल वैध वोट का 6वां हिस्सा प्राप्त, ठीक है, कुल वोट का 6वां हिस्सा प्राप्त करना, वो ऐसे यानी कि लगभग 17% वोट। यदि आपको लगभग 17% वोट मिल गया है, यदि आपको लगभग 17% वोट मिला है और आप चुनाव हार गए हैं, लूज कर गए हैं, चुनाव नहीं निकाल पाए हैं, तब भी आपने जो जमानत राशि जमा की थी वो आपकी वापस हो जाएगी। और पहली कंडीशन ये है
कि यदि आप चुनाव जीत गए तो आपकी चुनाव जमानत राशि वापस हो जाएगी। एक कंडीशन और भी है, जो यहाँ पे नियम लागू होता है ना, जो नियम चुनाव हारने की स्थिति में लागू होता है वो नियम चुनाव जीतने की स्थिति में लागू नहीं होता। यदि आपको 17% वोट नहीं भी मिला है, नोट कर लो ये पॉइंट, यदि जीते हुए उम्मीदवार को छठवां हिस्सा वैध वोट का नहीं प्राप्त हुआ है, अर्थात लगभग 17% वोट नहीं मिला है, फिर भी उसकी जमानत राशि वापस कर दी जाएगी। ठीक है, हाँ। और एक कंडीशन और, दो ऐसी परिस्थितियां जब जमानत राशि वापस हो जाती है। मान लीजिए किसी उम्मीदवार ने पर्चा भरा, उसका नामांकन खारिज हो गया। पर्चा खारिज होने पर, पर्चा खारिज हो जाएगा तो आपकी जमानत राशि आपको मिल जाएगी, वापस हो जाएगी आपकी जमानत राशि जो भी आपने जमा किया था। दूसरा ये है मृत्यु होने पर, जो कैंडिडेट है उसकी डेथ हो जाए, मृत्यु हो जाए, तब भी उसकी जमानत राशि वापस हो जाएगी। तो ये थी जमानत राशि। आपने समझा, चुनाव में जमावड़ा ना हो सके, अनसीरियस जो गंभीर नहीं है उम्मीदवार वो चुनाव में न खड़े हो सके, इसके लिए जमानत राशि का प्रावधान किया गया। हालांकि इसमें अभी भी सुधार की आवश्यकता है, अभी भी ये भारी भरकम नहीं है कि चुनाव लड़ने से किसी को रोका जा सके। अभी भी आम आदमी चुनाव लड़ सकता है, यदि केवल उसको लड़ने की इच्छा है, वो चाहता है कि हम केवल चुनाव ही लड़ें, तो वो 25,000 12,500 रुपये जमा करके चुनाव लड़ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, लेकिन ये जमानत राशि मैंने आपको समझाया कि आप चुनाव जीत गए और आपको 1/6वां हिस्सा जो वैध वोट है यानी कि लगभग 17% वो आपको नहीं मिला, तब भी आपकी जमानत राशि वापस हो जाएगी। और यदि आप चुनाव हार गए और आपको 17% वोट मिल गया तो आपकी जमानत राशि वापस हो जाएगी। और दो ऐसी परिस्थितियां, यदि आपका पर्चा खारिज हो गया कोई कमी के कारण, कोई इसमें डॉक्यूमेंट नहीं था या कोई त्रुटि थी, तो वापस होगा, और यदि आपकी डेथ हो जाती है उम्मीदवार की तो वापस होगा। आज के लिए इतना ही, कल इसके आगे पढ़ेंगे, आपको हम चुनाव प्रक्रिया समझाएंगे और राष्ट्रपति के कार्य समझाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।